हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में भारत दुर्दशा नाटक के बारे में डिस्कस किए थे, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक को पढ़ेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। हम लोग इस पेज से एक ओवरव्यू देखेंगे, यानी कि सारांश देखेंगे कि आखिर हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक में क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक को डीपली अध्ययन करने वाले हैं और साथ ही साथ उस नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक सारांश के रूप में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर हम लोग ध्रुव स्वामिनी में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक सम्राट होते हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा का नाम है रामगुप्त, ठीक है। जो रामगुप्त होता है दोस्तों, वो भोगी आदमी होता है। भोगी होता है, विलासी होता है, जजर होता है, आलसी होता है और इसके साथ साथ अपने राज्य के लोगों पर ध्यान न देने वाला व्यक्ति होता है। मतलब ये ऐसा व्यक्ति होता है कि संकट के घड़ी में अपने सारे राज्यवासियों को भी भूल जाना चाहता है। खुद का जीवन इसको बहुत प्यारा लगता है। वहीं अगर बात करेंगे चंद्रगुप्त का, तो चंद्रगुप्त बहुत ही योग्य शासक होता है, होनहार होता है, युद्ध और राजनीति में कौशल होता है, ठीक है। ये व्यक्ति जो होता है धैर्यवान भी होता है और साथ ही साथ अपने प्रजाजनों की रक्षा सेवा सभी में तत्पर होता है। देखिए, चंद्रगुप्त का जो राजाभिषेक होता है, राजाभिषेक करने के लिए समुद्रगुप्त अपनी मृत्यु से पहले ही बोल दिए थे, लेकिन कुछ कारणवश चंद्रगुप्त का राजाभिषेक नहीं होता है, ठीक है। इनकी जो शादी होना तय था वो ध्रुव स्वामिनी के साथ होना था, लेकिन छल से शिखर स्वामी के संयोग से ये रामगुप्त क्या करता है, ध्रुव स्वामिनी से शादी कर लेता है। शादी कर लेता है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी अपने शादी को नहीं मानती है। वो पत्नी की जो भागीदारिता होती है रामगुप्त के साथ नहीं निभाती है, ठीक है। और जो शिखर स्वामी है दोस्तों, ये रामगुप्त का मंत्री होता है और रामगुप्त का प्रिय भी होता है। और जो मंदाकिनी होता है दोस्तों, ये मंदाकिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन होती है, लेकिन ये स्त्रियों की महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महिलाओं तरफ ही इसका झुकाव होता है और ज़्यादातर ये चंद्रगुप्त का और ध्रुव स्वामिनी की पक्ष लेती है, ठीक है। अब देखिए, शादी तो होता है रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी से, लेकिन ये बंदिनी की जीवन यापन करती है। जैसे बंदी रहती है वैसे ही ये भी रहती है, ठीक है। तो क्या करता है रामगुप्त, इसे अंगरक्षिका एक भेज देता है। अंगरक्षिका इसलिए भेजता है ताकि ये जानने के लिए कि जो ध्रुव स्वामिनी है ये चंद्रगुप्त से प्यार करती है कि नहीं, ठीक है। तो अंगरक्षिका रामगुप्त को बताता है कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, ठीक है। यही क्या होता है कि जो रामगुप्त का साम्राज्य होता है दोस्तों, ठीक है, रामगुप्त का साम्राज्य को शक राजा ने घेर लेता है चारों ओर से। शक राजा का दो प्रस्ताव होता है, या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो या अपने पत्नी को मुझे दे दो, ठीक है। तो ये जो पक्ष रखता है शक राजा की एक प्रेमिका होती है या पत्नी भी बोल सकते हैं, जो कि कोमा होती है। शक राजा का आचार्य मिहिर देव होते हैं, जो कि कोमा के ये धर्म का पिता होते हैं, ठीक है। देखिए, तो शक राजा जब रामगुप्त को संदेश भेजता है कि या तो ध्रुव स्वामिनी को मुझे दे दो और साथ ही साथ चंद्रगुप्त को भी मुझे दे दो, मैंने दोनों की मांग रखता है, ठीक है दोस्तों। या तो मुझसे युद्ध करो या तो मेरा इस बात को मानो, ठीक है। तो जैसे ही इस बात को
आचार्य मिहिर देव सुनता है, ठीक है, उसे बहुत बुरा लगता है और ये अपनी बेटी कोमा से बोलता है कि ये जो है ये गलत बात है, ऐसा युद्ध करना है तो युद्ध कीजिए, लेकिन युद्ध के अगला जो ये फरमान संदेश भेजा गया है ये गलत फरमान है, ठीक है। तो देखिए रामगुप्त के आगे जो ध्रुव स्वामिनी है वो विनती करती है कि मुझे शक राजा के पास अकेला मत भेजो, ठीक है, अगर भेजोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, ठीक है। अपना ये पक्ष ये रखती है, लेकिन तभी चंद्रगुप्त आ जाता है और उसे रोक देता है आत्महत्या करने से, ठीक है, और बोलता है कि तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी उसे सभा में ही आलिंगन कर लेती है, गले से लगा लेती है, ठीक है। तो रामगुप्त ये सोच लेता है ना कि ध्रुव स्वामिनी भी जा रही है, चंद्रगुप्त भी जा रहा है, तो इन दोनों लोगों से मेरा पीछा छूट जाएगा, ये समझ लेता है, इसीलिए दोनों को जाने के लिए आदेश ये दे देता है, ठीक है। देखिए अब आगे क्या होता है, जो जैसे ही शक राजा यानी कि शक दुर्ग यानी कि शक राजा का शिविर में इन लोग जाते हैं, तो जो ध्रुव स्वामिनी होती है वो तो खुद का रूप में ही होती है, लेकिन जो चंद्रगुप्त होता है वो भेष बदल करके वो भी ध्रुव स्वामिनी के जैसी श्रृंगार कर लेता है, उसी के जैसा सेम टू सेम दिखने लगता है। तो जैसे ही इन लोग शक राजा के दरबार में दुर्ग में गए तो इन दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि शक राजा से मैं प्रेम करती हूँ। तो शक राजा इन दोनों के बात को सुन करके बोलता है कि मैं तुम दोनों से शादी करूँगा, आपस में लड़ो मत, ठीक है। तो जैसे ही शक राजा इन दोनों के नज़दीक आता है तैसे ही चंद्रगुप्त शक राजा को मार देता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, शक राजा को जब मार देता है तो उसके शव को लेने के लिए कोमा और मिहिर देव साथ जाते हैं कि उसका शव लान लेंगे। तो ध्रुव स्वामिनी के पास ये प्रस्ताव रखा जाता है कि उनका जो शरीर है वो मुझे दे दीजिए, ठीक है। यही बात चलता है, उस बीच रामगुप्त धोखे से कोमा को और मिहिर देव को मार देता है, ठीक है। और बाद में वह ऐसा प्लान बनाता है कि वह चंद्रगुप्त को भी मार देगा, लेकिन जैसे ही वो चंद्रगुप्त को मारने के लिए अपना तलवार निकालता है वैसे ही एक सामंत इसे मार देता है, ठीक है। और उस प्रकार रामगुप्त का वध हो जाता है। फिर उसके बाद ध्रुव स्वामिनी की जय जयकार और चंद्रगुप्त की जय जयकार होने लगता है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का शादी विवाह होता है और गुप्त साम्राज्य की जो महादेवी हो जाती है वो ध्रुव स्वामिनी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी नाटक को हम लोग अब विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं दोस्तों। यदि आपको इस छोटे से सारांश में समझ नहीं आया होगा, कृपया आप धैर्यपूर्वक हमारे साथ लगातार बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद इस नाटक आपको पूरा समझ में अवश्य आ जाएगा और इससे संबंधित एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए नाटक की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए कथा का जो प्रथम अंक है वो कुछ इस प्रकार है कि ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देख करके बोलती है कि सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर, मैंने पर्वत को देख रही है इसीलिए कठोरता और शिखर जैसी बात बोला जा रहा है, और इन क्षुद्र कोमल निहिर लताओं और पौधों को इसके चरण में लेटना ही चाहिए ना। जो साथ में एक खड़गधारनी खड़ी थी उससे देख करके पूछा कैसा लगता है कि इन लताओं इन फूलों के चरण में या इन पर्वतों के चरण में लेटना चाहिए, क्यों। अब पूछा कि मंदाकिनी नहीं आई, वह उत्तर नहीं देती है। जो खड़गधारनी होती है, जो सेविका होती है, दासी होती है, वो उत्तर नहीं देती है। मंदाकिनी के बारे में आपको बताया था मैंने कि वो रामदत्त और ये इसका बहन होती है, ठीक है, चंद्रगुप्त का। बोलती क्यों नहीं, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा है। ये सब ध्रुव स्वामिनी बोल रही है, जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसे दासियों से भी वही मिलेगा। इस शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो।
वह दांत निकालकर विनय प्रकट करते हुए कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल है। उस दिन राजमहापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था क्या? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़गधारनी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो, माने गूंगी हो? ध्रुवस्वामी पूछ रही है। तुम कुछ बोलो ना सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्ति की गई हो क्या? यह अहास्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निर्देशन नहीं मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे हैं। ये सब ध्रुवस्वामी बोलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खड़गधारनी संशय संकच चारों ओर देखती हुई, देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग नहीं होते हैं। खड़गधारनी बोल रही है। खड़गधारनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि तलवार लेके थी। ठीक है, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं होता। मुझे अपनी दासी समझिए, अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ, यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुवस्वामी बोलती है, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? मैंने पूछती है कि आखिर तुम किस लिए पहले से नहीं बोल रही थी? खड़गधारनी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। वह कुमार चंद्रगुप्त के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर ध्रुवस्वामी उससे प्रेम करती है या नहीं। ठीक है, देखिए ध्रुवस्वामी वही ना जो मुझे बंदनी बनाने के लिए गए थे। खड़गधारनी दांतों से जीभ के दबाकर, यह आप क्या कह रही है? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुवस्वामी, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं क्या? मैंने अब ध्रुवस्वामी जो है चंद्रगुप्त के बारे में पूछने लगी। खड़गधारनी, कुछ वैसा ही है देवी। राजा धीराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? तो उस समय जो चंद्रगुप्त था वो भी उसके अधीन था। दोस्तों, ध्रुवस्वामी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक नहीं जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ है? खड़गधारनी, तब तो अदृश्य ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। ठीक है, उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वतत्व और राज का अधिकार तो छोड़ ही दिया। देखिए, ऐसे तो राजाभिषेक उनको किया गया था, लेकिन उनको अभी बंदी बना के रखा गया है। इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। ध्रुवस्वामी अपनी अमूल्य निधि पूछी कि अमूल्य निधि वह क्या है? खड़गधारनी बोलती है, यह अनंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुवस्वामी, तो जाने दो, छिपी हुई बातें में मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वही निर्भर प्राची का बाल अरुण। राजचक्र सबको पीसता है, पीसने दो, हम निसहायों और दुर्बलों को पीसने दो। खड़गधारनी देवी, वह वल्लारी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वह काई जो बिछलन बनकर गिर सकती थी, अब दूसरे के ऊपर चढ़ने का आलंबन बन गई है। ध्रुवस्वामी, वह बहुत दूर की बात है। कितना कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घिर आता है? कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य, ये इसके बारे में बात कर रहा था, चंद्रगुप्त के भाई के बारे में। आगे देखिए, खड़गधारनी आगे है कि कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। खड़गधारनी बोलती है, रही अद्भुत की बात सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ठीक है, उनके बारे में खड़गधारनी ये विश्लेषण दे रही थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि ध्रुव स्वामी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिनसे उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। ये ध्रुव स्वामी उनके प्रति बोलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि खड़गधारनी खड़ी होती है। अच्छा तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। ये ध्रुव स्वामी खड़गधारनी को आदेश दे दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि खड़गधारनी नमस्कार करके जाती है और एक दासी प्रवेश होती है। दासी: देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी है। देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने निडों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामी से पूछती है। ध्रुव स्वामी: चलूँगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। नीड का मतलब होता है कि अपना पिंजरा, खुला पिंजरा है। यह उतावली कैसी? प्रतिहारी बोलता है प्रवेश करके घबराहट से। भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामी: मेरे अंचल में तो छिपे नहीं हैं, देखो किसी कुंज में होंगे। भट्टारक एक सेवक होगा, उसके बारे में कोई पूछ रहा था। प्रतिहारी: अरे महादेवी, क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामी: होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। प्रतिहारी: जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त बोलता है झुझला करके, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। हाँ जी। खड़गधारनी: हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अभी प्यार करती है या नहीं। खड़गधारनी रामगुप्त को आकर के ऐसा बात बताती है जिससे रामगुप्त को लगता है कि वो जो है ध्रुव स्वामी जो है वो चंद्रगुप्त से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। ठीक है, तो ये बात जब खड़गधारनी उसको सुना दी तो आगे से उसको और बेचैनी बढ़ गया, इसीलिए वो जो जुझलाकर उसको डांट दिया जो प्रतिहारी आया था। अब आगे देखिए, खड़गधारनी प्रतिहारी को देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी को और क्रोध से देखता है। तुमसे मैं कह दिया न कि अभी मुझे अवकाश नहीं है, ठहर कर आना, प्रतिहारी को बोला। प्रतिहारी बोला, राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरी पथ रोक लिया है, जो गिरी का पथ है वो रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है, शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। रामगुप्त बोलता है, दोनों ही ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है, मूर्ख चुप रह। खड़गधारनी से बोलता है, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक? तो प्रतिहारी फिर बोलता है हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखते नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी, महाराज, शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आह, किंतु ध्रुव देवी उसके मन में ठिस है, कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेमी किसी अन्य पुरुष से करती है उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी। वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठी, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्रों घूमने लगेंगे। खड़गधारनी से, सुना न ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं है। क्योंकि वो शादी कर लिया था तो ध्रुव स्वामी महादेवी बन गई थी, लेकिन इसे तो प्रेम नहीं करती थी। तो खड़गधारनी से बोल रहा था कि वो हमसे प्रेम करिए, यह बात तुम उसको जाके बोल दो। खड़गधारनी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश साथ में हुआ। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। शिखर स्वामी उसका प्रिय गुप्तचर, सखा, संबंधी था, मंत्री था। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए बोला, जैसे अपने आप बातें कर रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह
भाव रखते हैं शिखर से, है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य जिसकी भुजाओं में बल न हो, उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी बोलता है, एक पत्र लेकर आया है और बोलता है पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठा। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि मुझे कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता है। रामगुप्त ठहर कर बोलता है कि ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं, मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से बोलता है, ये तब तो महाराज के ने अवश्य ही कुछ ऐसा सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। मैंने अपना राजा के वर्णन करता है। रामगुप्त बोलता है संशय में, कह दूं, सोचा है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी बोलता है, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को मैंने समर्थन किया था। रामगुप्त बोलता है, वह तो मैं जानता ही हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरे इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ नहीं रही। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी बोलता है, वह क्या है प्रभु? रामगुप्त बोलता है, शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता है उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने से ही संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति हैं उस सब को हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी बोलता है, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों से सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त बोलता है हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी बोलता है, कोई नहीं बात तो नहीं। रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतरपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर बोलता है, ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी बोलता है, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थिति राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे हैं। प्रबल पक्ष का मतलब जो राजा था ना, वो इससे ज़्यादा शक्तिशाली था। रामगुप्त बोलता है, विचित्र तो हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो सके। तो चलो। तो रामगुप्त अब आगे बढ़ता है। मंदाकिनी चारों ओर देखकर बोलती है, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करके क्या निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैर से राजनीतिक छल छंद की धूल उठती है। कुछ सोचकर बोलती है, कुमार चंद्रगुप्त को यह समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गुंगी को अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा अस्निग्ध भाव भी कुमार के लिए यह महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना संपन्न का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त कटपाचारी रामगुप्त है। जी करता है इस कुलसित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लूं, पर मंदा, मुझे विधाता ने क्या बनाया? सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा, क्योंकि उन लोग दोनों डिसीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि दोनों को यहाँ से उसके जो विपक्ष का राजा है उसे सौंप देंगे। ठीक है, ध्रुव स्वामी, हाँ, क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। ध्रुव स्वामी पूछती है कि हाँ, कह दो। कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका जैसी आ गया तो मैं कह आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बातें करेंगे। ध्रुव स्वामी कुछ सोचकर, ठहरो, तो वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ, तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है?
पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है क्या? परिचारिका बोलती है, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना, यह युद्ध शिविर है ना। परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। जुस्वानी बोलती है, मैं महादेवी ही हूँ ना। यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी बातें कर लूँ। परिचारिका बोलती है, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुवस्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बौने का कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। कुबड़ा, युद्ध भयानक युद्ध। बौना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र। हिजड़ा, बहनों, यदि युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। बौना, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ अपने घुटनों के हाथ बल बैठ जाता है। हिजड़ा देखिए अब क्या बोलता है, अरे यह तो मैं हूँ, नकल कुबड़ की वध। दिग्विजयी वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। बौना बोलता है, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही है। कुबड़ तुम्हारे नीचे हैं, तब मैं कैसे मान लूँ कि तुम न तो नल कुबड़ हो और न कुबेर हो। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा बोलता है, अरे मैं स्त्री हूँ। बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले न कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूँ। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश होता है। शिखर स्वामी बोलता है, महादेवी की जय हो। ठीक है, तो उस समय दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा का नशे में रामगुप्त प्रवेश करता है। अब रामगुप्त क्या बोलता है उसके बात को सुनिए। देखिए, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी बोलती है, स्वागत है महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा बोलता है, दुहाई राजाधिराज, हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा। न तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और न ही तो यह बौना मुझसे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? बौना, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इस कुबड़ा सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा बोलता है, लगा दे भाई बौने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा बोलता है, देखो जी, मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। बौना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बौना, तुम नल कुबर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर तुम्हारा हनन कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए, रामगुप्त ठहाका मारकर हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से अकड़कर बोलती है, निकालो, अभी निकालो, यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामिनी की ओर सक्रोध देखती हुई शिखर के संकेत करने पर वे सब भाग जाते हैं। रामगुप्त बोलता है, अरे ओ दिग्विजयी, सुनो तो। ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामिनी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना? शिखर स्वामिनी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त बोलता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो जाने दो। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं तो। शिखर स्वामी बोलता है, वह और भी कुछ चाहता है महाराज। रामगुप्त, क्या सहायता भी मांग रहा है क्या? शिखर स्वामी सिर झुका गंभीरता से बोलता है, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त बोलता है कि क्या, कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूध तो अवध्य होता है ही है,
इसलिए उसका संदेश सुनाना ही पड़ता है। वह कहता है कि सकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का रुक कर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। वह बोलता है शिखर स्वामिनी कि वह ध्रुव स्वामिनी से विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के महादेवी के पिता ने उपहार में उन्हें गुप्तकुल में भेज दिया। इसलिए महादेवी को वह रामगुप्त ये क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है क्या? शिखर स्वामिनी हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियां को भी मांग रहा है। रामगुप्त बोलता है श्वास लेकर ठीक ही है, जब उसके पास सामंत हैं तब उन लोगों के लिए स्त्रियां भी चाहिए। हाँ, क्या यह सच ही है कि महादेवी के पिता ने पहले सकराज से इसका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामिनी यह तो मुझे नहीं मालूम स्वामी। ध्रुव स्वामिनी रोष में फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी बोलती है इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बढ़ा है क्या? रामगुप्त झोंक कर हंसता हुआ बोलता है हे बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामिनी मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है, यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया, उसकी बातें मानिए या मान मर कर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। रामगुप्त चौंकर क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुव स्वामिनी बोलती है और आप लोग कुबड़ों और बौनों के नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखकर किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामिनी तो क्या मैं राजा धीराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षरा सर में डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा, उन सब बातों पर बोझ मेरे सिर पर क्या है? सिर हिलाकर बोला कदापि नहीं, ये सब मैं जानता हूँ। ध्रुव स्वामिनी यह तो हुई महाराज राजा का व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामिनी बोलता है मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित संपत्ति देनी ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीतिक के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा रानी कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र की बृहस्पति समझते हैं। ध्रुव स्वामिनी अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु ध्रुत होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया? रामगुप्त आश्चर्य से क्या क्या क्या? ध्रुव स्वामिनी बोलती है कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो तो अपने कुल की मर्यादा नारी का गौरव नहीं बचा सकते हो तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊँगी। शिखर स्वामिनी बोलता है मुंह बनाकर राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप पालन न किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुव स्वामिनी देखती हूँ इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामिनी दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से पैर पटककर उपाय नहीं तो न हो निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी को ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। वह मदिरा देती है दासी। ध्रुव स्वामिनी अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामिनी का दासियों के साथ प्रस्थान हो जाता है। रामगुप्त ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो?
ध्रुवस्वानी बोलती है, अकेले यह भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा अस्तित्व इतना का भी अधिकार नहीं कि अपने स्वामी को समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पन लगा सके। रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर हो, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय से नहीं लगा सकता या नहीं डुबा सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह भी नहीं जानती हो। ध्रुवस्वानी, मैं गुप्त कुल की वधू होकर भी इस राज परिवार में आई हूँ यह विश्वास पर कि रामगुप्त मेरा वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। ध्रुवस्वानी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हूँ, किंतु वह मेरा अहंकार पूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियाँ और स्त्रियाँ मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबरा कर उसका हाथ हटाता हुआ बोलता है, ओह तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं। नहीं जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें क्यों पत्ती हो रहा है? ध्रुवस्वामिनी खड़ी होकर रोष में बोलती है, निर्लज, मध्यम, क्लिप, ओह तो मेरा कोई रक्षक नहीं। मैं नहीं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और मैं उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। रामगुप्त बोलता है, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुवस्वामिनी बोलती है, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो। भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन उसे न लूँगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूँगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा न करो। हत्या, हत्या, दौड़ो दौड़ो। वह चिल्लाने लगा। चंद्रगुप्त, हत्या? कैसी हत्या? यह क्या है? महादेवी ठहरिए। चंद्रगुप्त बोलता है ध्रुवस्वामिनी से। ध्रुवस्वामिनी बोलती है, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान से निरोशन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं है। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण है? सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ क्या? ध्रुवस्वामिनी, सुनोगे? नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है क्या? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृतज्ञ और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्वक आत्मविज्ञापन पर भार ढोती रहूं। यह क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं। जीवन निमित्त और कठोर आदेश पर चलेगा तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? चंद्रगुप्त बोलता है, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। फिर ध्रुवस्वामिनी वो सभी बात चंद्रगुप्त से बताती है। ठीक है। चंद्रगुप्त बोलता है, यह कैसा परिहार है? कुमार, यह परिहार नहीं, राजा का आज्ञा है। शक राजा, मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजधन ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित होना न पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसे अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि
वह सहसा चुप हो गया। हाँ हाँ कहो। देखिए इसके बाद है दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त होता है वो ध्रुव स्वामिनी को वहाँ जाने नहीं देता है। ठीक है, इसके बदले वो उसे आलिंगन कर लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। देखिए ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त बोलता है आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ है, सबके सामने यह कैसी निर्लजता है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है, जो मेरे स्नेह अथवा इससे क्या सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव मेरी पूजा करेगा, वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामिनी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामिनी राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध में, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ, तब मैं क्या वहाँ जाकर करूँगा। रामगुप्त नहीं, यह मेरी आज्ञा है, समंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ठीक है ध्रुव स्वामिनी, तो कुमार हम लोग का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंबन की आवश्यकता नहीं। तब वहाँ से ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों प्रस्थान करते हैं। इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों जाते हैं सकराज के दरबार में, और वहाँ जो चंद्रगुप्त होता है वो अपना भेष बदल करके जाता है। ठीक है, और वहाँ उन दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि सकराज से मैं प्रेम करती हूँ, मैं प्रेम करती हूँ। उनके अपने में आपसी लड़ाई को देख करके सकराज बोलता है कि मैं आप दोनों से विवाह करूँगा। तभी वह नीचे उतरता है अपने सिंहासन से। तभी उस समय मौका पा करके जो चंद्रगुप्त होता है वो सकराज को मार देता है। ठीक है, तब उस समय क्या हो जाता है कि सकराज की मृत्यु हो जाता है। तब अंत में उसकी जो सकराज की पत्नी होती है कोमा, वो सकराज का शव लाने जाती है। ठीक है, और ध्रुव स्वामिनी से विनती करती है कि मेरे पति का शव मुझे दे दीजिए, वो उस पर मेरा हक है। ठीक है, तो वो उसको शव उसे दे देती है। लेकिन जो रामगुप्त होता है वो धोखे से कोमा और मिहिर दोनों का हत्या कर देता है, और रामगुप्त बाद में चंद्रगुप्त का भी वध करना चाहता है। लेकिन रामगुप्त जैसे ही तलवार निकाल करके चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने वाला था, वैसे ही एक सामंत उसको मार देता है। तो यह नाटक कुछ इसी प्रकार ख़त्म हो जाता है, और अंत में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का जय जयकार होता है। तो इसी प्रकार यह नाटक इतना ही था दोस्तों। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ सोल्व करेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम लिखना है तो जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन पहली बार कब किया गया? 1933 ईस्वी में। ध्रुव स्वामिनी का पहली बार प्रकाशन किसने किया था? तो भारती भंडार काशी ने। ध्रुव स्वामिनी में कुल कितने अंक हैं? तो 3 अंक में नाटक को बताया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन किया गया है? तो गुप्त राजवंश की कथा का वर्णन किया गया है। सम्राट समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? 2। समुद्रगुप्त ने दोनों पुत्रों के नाम बताइए। तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था? रामगुप्त नाम था। समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त नाम था, जिनका नाम पूरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। उनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त ने किसे उत्तराधिकारी चुना था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 पुरुष पात्रों का नाम बताना है। एक तो रामगुप्त, एक तो समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय बोल सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 महिलाओं के पात्र का नाम बताना है। एक ध्रुव स्वामिनी और एक कोमा। कोमा के चरित्र की 2 विशेषता बताना है। वह निस्वार्थ प्रेमिका थी, कोमलता और दया की मूर्ति थी। मंदाकिनी के चरित्र की कोई 2 विशेषता बताना है। कर्तव्यनिष्ठ थी, धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध थी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के खेल पात्रों के नाम बताना है।
रामगुप्त, शिखर स्वामी और शकराज। रामगुप्त के चरित्र की दो विशेषता बताना है, निर्बल व कायर और शतालोलुप। रामगुप्त क्लीव की संज्ञा किसने दी? ध्रुव स्वामी ने रामगुप्त को क्लीव बोला था। शिखर स्वामी के चरित्र की दो विशेषता बताना है, कूटनीतिज्ञ और स्वार्थी। शकराज के चरित्र की दो विशेषता बताना है, अभिमानी और विलासी। ध्रुव स्वामी नाटक की नायिका किसे माना जाता है? तो ध्रुव स्वामी को। ध्रुव स्वामी के चरित्र की दो विशेषता बताना है, अपूर्व सुंदरी और द्वंद्व ग्रंथ प्रेमिका। ध्रुव स्वामी नाटक की कौन सी महिला पात्र आत्महत्या करना चाहती है? तो ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामी नाटक का नायक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त के चरित्र की दो विशेषता बताना है, वीर, साहसी, पराक्रमी और सच्चा प्रेमी। प्रस्तुत नाटक में रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी का पुनः विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता था? ध्रुव स्वामी से। रामगुप्त के से शादी होने के बाद ध्रुव स्वामी किस से मन ही मन प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त से। ध्रुव स्वामी नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त की जो मंगेतर कौन है? वह है ध्रुव स्वामी। शकराज की पत्नी का नाम क्या है? उसका नाम है कोमा। आगे इसके बाद कि ध्रुव स्वामी नाटक का नायक किसे माना जा सकता है? तो चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त के चरित्र की दो विशेषता बताना है, वीर, साहसी, पराक्रमी और सच्चा प्रेमी। प्रस्तुत नाटक में रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? ध्रुव स्वामी नाम था। ध्रुव स्वामी का पुनः विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता है? ध्रुव स्वामी से। रामगुप्त के शादी होने के बाद ध्रुव स्वामी किसे मन ही मन प्रेम करती थी? चंद्रगुप्त से। ध्रुव स्वामी नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त की मंगेतर कौन है? ध्रुव स्वामी। शकराज की पत्नी या प्रेमिका का क्या नाम है? कोमा। संधि प्रस्ताव में शकराज ने क्या शर्त रखी थी? शकराज ने संधि प्रस्ताव में ध्रुव स्वामी को उसे सौंप देने की शर्त रखी थी। रामगुप्त का अमात्य कौन था? शिखर स्वामी। ध्रुव स्वामी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा जाता है? शिखर स्वामी को। शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने कहा? रामगुप्त ने। शकराज के धर्माचार्य गुरु का नाम बताना है, मिहिरदेव। कोमा का पिता मिहिरदेव। ध्रुव स्वामी के रक्षा के लिए किसे शक राजा के शिविर में जाना पड़ा? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त शक राजा के शिविर में किस वेश में गया था? ध्रुव स्वामी के भेष में। प्रस्तुत नाटक में महादेवी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ध्रुव स्वामी के लिए। आगे है कि खिंगिल कौन था? तो शकराज का दूत जो शकराज का संधि प्रस्ताव लेकर के शिविर में आया था। शकराज का वध किसने किया? चंद्रगुप्त ने, नारी वेश में। नाटक के अंत में चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश कौन करता है? रामगुप्त करता है। रामगुप्त का वध किसने किया था? एक सामंत ने। आगे इसके बाद कि ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने गीत गाए गए थे? 3। नाटक के पहले अंक में किस ने गीत गाया था? मंदाकिनी ने। और आगे इसके बाद कि नाटक के दूसरे अंक में किस ने गीत गाया था? कोमा ने। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ करते हैं दोस्तों। देखिए, सच है वरिता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। यह कथन किस चरित्र का है? किसने यह कथन बोला था? तो मंदाकिनी ने। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी के विद्रोह रुख के कारण किसे सफलता नहीं मिलती है? तो रामगुप्त को सफलता नहीं मिलती है। ध्रुव स्वामी में यह कथन किसका है? पुरुषों ने स्त्रियों कर लीजिएगा, स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन ध्रुव स्वामी का है। शकराज रामगुप्त ने संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? तो दोस्तों ये जो है ध्रुव स्वामी को उपहार मांगता है। ध्रुव स्वामी को खड्गधारणी किसकी गुप्तचर है? तो रामगुप्त की गुप्तचर है। आगे है कि शकराज की संधि कौन स्वीकार करता है? तो शकराज की संधि जो है वो रामगुप्त स्वीकार करता है। एवं तेरी चंचल छाया इसमें बैठ घूंट भर पी लूँ जो रस तू हो लाया। ध्रुव स्वामी यह गीत किसने गाया? तो यह गीत को कोमा ने गाया था। प्रस्तुत शब्दों में कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो यह जो है रंगमंच घनिष्ठ संगत रहता है। ध्रुव स्वामी किसकी पुत्री थी? तो ध्रुव स्वामी जो थी वो लिच्छवी राजा की पुत्री थी।
ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने गीत गाए गए हैं? तो प्रथम में कुल 2 गीत गाए गए हैं। आगे है प्रथम अंक के दोनों गीत किसने के द्वारा गाए गए हैं? तो दोनों गीत मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है। कुग्रह को देख कौन भयक्रांत होता है? तो शकराज भयक्रांत होता है। शकराज का पुरोहित कौन है? तो दोस्तों शकराज का पुरोहित है मिहिर देव। ठीक है। आगे है किस आचार्य ने ध्रुव स्वामिनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है? तो किसने माना है? आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने। ध्रुव स्वामिनी निम्न में से किस कोटि का नाटक है? तो यह जो है यथार्थवादी नाटक है। मैं तो धैर्य से दबती तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन कोमा का है। रामगुप्त किस तरह का शासक था? तो रामगुप्त जो था वो अयोग्य शासक था। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की घुटन उड़ती है, यह कथन किस पात्र का है? तो यह कथन जो है वो मंदाकिनी का है। प्रसाद के ध्रुववास स्वामिनी में कौन सा रस प्रधान है? ठीक है, तो बताना है कि इसमें कौन सा रस प्रधान है? तो वीर रस। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक जो है वो राजश्री है। इसमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो बताना है अजातशत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के कुल कितने गीत हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल जो है वो 4 गीत हैं। आगे है ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होती है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो ध्रुव स्वामिनी के कथन से आरंभ होती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का स्थायी भाव है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का स्थायी भाव उत्साह। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक इनमें से कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी का नायक है चंद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोमा को किस पात्र ने धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमकलन की सूचना दी है? तो ये है मिहिर देव ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि इसमें से नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें से नाटक सम्राट के रूप में जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है, नाटक सम्राट। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रसाद की कैसी विद्या है? तो ये जो चंद्रगुप्त जो है, सॉरी यहाँ पास ध्रुव स्वामिनी होना चाहिए। यह क्या है? तो यह नाटक है। ठीक है। चलिए आगे है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में टोटल जो है वो 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधार कृति कैसी है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधार कृति देवी और चंद्रगुप्त की पर आधारित है। आगे इसके बाद कि निम्नलिखित में ध्रुव स्वामिनी किसकी बात दत्ता है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो चंद्रगुप्त की बाग दत्ता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में किया गया था? तो इसकी रचना 1933 में किया गया था। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामी है, तो यह जो है मंत्री है। आगे है ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो ध्रुव स्वामिनी के व्यक्तित्व में बताना है कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो अनुरागमयी विशेषता नहीं पाई जाती है। बाकी वो प्रखरता है, स्वाभिमानी है और तेजस्विनी है। आगे है एवं तेरी चंचल छाया शीर्षक नेत्यम गीत ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस अंक में है? तो यह जो है वो द्वितीय अंक में है। चलिए आगे है कि कोमा किससे प्रेम करती थी? तो कोमा जो है दोस्तों वो शकराज से प्रेम करती थी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह की किस पत्ती का समर्थन किया गया है? तो विवाह का पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में संपूर्ण गुप्त रामाज्य में किसके द्वारा बिखराव हुआ था? तो किसके द्वारा बिखराव हुआ था? रामगुप्त के द्वारा बिखराव हुआ था गुप्त साम्राज्य का। ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त के चरित्र की विशेषता क्या है? तो रामगुप्त की चरित्र जो विशेषता है वह है मंदाकिनी, कोमा और कूटनीतिज्ञ है। तो रामगुप्त के चरित्र के बारे में विशेषता बताना है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास ये ऑप्शन यहाँ पास गलत दिया गया है। ठीक है। यह कसक और आंसू सहजा शीर्षक भक्ति वाला गीत ध्रुव स्वामिनी ने किसे गाया है? मंदाकिनी ने गाया है। आगे है कि रामगुप्त का
दुर्ग किसके सैनिक ने घेर लिया था? तो शक राज के सैनिक ने घेर लिया था। ब्राह्मण केवल धर्म के से भयभीत हैं, अन्य किसी शक्ति को वह तुच्छ समझते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो कथन है वह है पुरोहित का। आगे है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कटार निकालकर आत्महत्या का प्रयास कौन करता है? तो आत्महत्या का प्रयास जो है वो ध्रुव स्वामिनी करती है। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक में नहीं है? तो देवसेना ध्रुव स्वामिनी नाटक में नहीं है। ध्रुव स्वामिनी की सखी का नाम बताना है। तो ध्रुव स्वामिनी के सखी का नाम है मंदाकिनी। इन्हें सींचना पड़ता है, सींचना ही पड़ता है, नहीं तो इनकी करवाइयाँ और मलिनता सौंदर्य पर आवरण ढाल देती है। यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है ये कोमा का है। कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों जाती है? तो अपने पति के शव को मांगने जाती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र शिखर स्वामिनी है। तो यह जो है वह कल्पित पात्र है। आगे है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।